स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर 20 एमसीक्यू सीरीज में। और आज इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनलेस नंबर को। यहाँ पे जो भी डायमेंशनलेस नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये सारे रिलेटेड हैं आपके हीट ट्रांसफर से। मास ट्रांसफर वाले हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर कोई आ जाता है कोरिलेशन मास ट्रांसफर का ही, तो उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हीट ट्रांसफर को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सबको ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यू ही डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम यहाँ पे 25 के अराउंड 27 के अराउंड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैंने पूरा कोशिश किया है अपने तरफ से कि हर डायमेंशन कवर हो पाए यहाँ पे डायमेंशनलेस नंबर की, कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए डायमेंशनलेस नंबर को लेके, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको फोड़ना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ और लिंक के लिए। और बिल्कुल यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लें अगर इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पर अपने क्वेश्चन डिस्कशन के लिए और इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल नंबर इज यूज फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इन द फ्री कन्वेंशन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद आपको कई सारे जगह पे कई सारे इसके आंसर मिल सकते हैं। कंफ्यूजन भी बहुत बार होता है। यहाँ पे जो आंसर है आपका है रिलाई नंबर। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। दो तीन कंफ्यूजन आपको होगा। एक तो ये होगा कि ग्रेसफ नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर नेचुरल कन्वेक्शन होगा वहाँ पे तो वो रिलेट करता है ग्रेसफ नंबर से और प्रेंटल नंबर से। दूसरी बात आप कहोगे कि इससे पहले जो भी हमने फ्लो रिजीम पढ़ी है, उस फ्लो रिजीम में हमने ये पढ़ा है कि रेनॉल्ट नंबर इतने से कम होगा तो वो क्या होगा, नेचुरल फ्लो होगा या लेमिनार फ्लो होगा इन शॉर्ट, और इतने से ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये टर्बुलेंट फ्लो है या फिर रैंडम फ्लो है। तो यहाँ पे रेनॉल्ट नंबर क्या होगा, ये दो डाउट्स हम आपको बताऊंगा अभी आगे वाली स्लाइड्स में। इससे पहले आप ये जान लो कि जो रिलाइट नंबर होता है, जो नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है, उसमें जो रिलेशन हम दिखाते हैं वो रिलाई नंबर से ही दिखाते हैं। जो ग्रेसफ नंबर है, बिल्कुल जो आपका नेचुरल कन्वेक्शन है, उस कन्वेक्शन की जो फ्लो रिजीम होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम ग्रेसफ नंबर का यूज करते हैं। और इन द सिमिलर वे अगर आप फोर्स फ्लो में जो फ्लो रिजीम है उसकी बात करो तो वहां पे हम रेनॉल्ट नंबर का यूज करते हैं। इन दोनों का यूज हम जो फ्लो रिजीम होती है उसको एनालाइज करने के लिए करते हैं। मगर कहीं पे हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है तो आपको चाहिए वहां पे नेसेल्ट नंबर। और जो आपका ये रिलाई नंबर है वो नेसेल्ट नंबर से कोरिलेट करता है। कैसे कोरिलेट करता है, बेसिकली अगर हम सिंपल वे में बात करें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल कन्वेक्शन की। अगर नेचुरल कन्वेक्शन या फिर फ्री कन्वेक्शन हो रहा है तो वहां पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होगा। और डेंसिटी डिफरेंस आएगी क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आएगी। और वो टेम्परेचर डिफरेंस जिसके वजह से वहां पे डेंसिटी डिफरेंस आता है उसको डिफाइन करता है रिलाई नंबर। यहां पे इसका यूज होता है। जैसे हम बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, तो रिलाई नंबर की क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम वैल्यू है कहीं पे तो वहां पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन से होगा ही नहीं, केवल कंडक्शन से होगा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि वहां पे जो फ्लूइड मोशन होगा वो फ्रीज हो जाएगा अगर ये क्रिटिकल वैल्यू से कम होगा तो। मतलब इतना टेम्परेचर है ही नहीं वहां पे कि डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो पाए और मॉलिक्यूलर मोशन हो फ्रीली बिना किसी एक्सटर्नल ऐड के। तो मतलब वो जो टेम्परेचर डिफरेंस डेंसिटी डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो डेंसिटी डिफरेंस आपके बॉयलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आप ग्रेसफ नंबर में पढ़ते हो, ग्रेसफ नंबर इज द रेशियो ऑफ बॉयलेंसी फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, वो वहां से आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर हम हीट ट्रांसफर जहां पे इन्वॉल्व होता है, रेजिम को छोड़ दें, बाउंड्री लेयर एनालिसिस को छोड़ दें, तो वहां पे हम रिलाई नंबर का यूज करते हैं। रिलाई नंबर से हम बेसिकली नसेल्ट नंबर फाइंड आउट कर पाते हैं। रिलेशन क्या होता है नसेल्ट नंबर का, नसेल्ट नंबर आप सभी को पता है HD/K होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ले लेना आप। इज इक्वल टू C एक कांस्टेंट होता है आपका, और RA ये कह सकते हो आप रिलाई नंबर है, और पावर N होता है। और यहाँ पे जो C और आपका N है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट होता है।
अगर n की वैल्यू यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 1/4 के आसपास होती है तो यह लेमिनार फ्लो के अंडर आता है। अगर n की वैल्यू 1/3 के अराउंड होती है, इससे ज़्यादा होती है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आता है, वो रिजिम टर्बुलेंट में आती है। मगर ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो फ्लो रिजिम है उसको कौन डिफाइन करता है, तो उसको डिफाइन करता है ग्रेसफ लॉ फॉर फ्री कन्वेक्शन। उसी तरीके से फ्लो रिजिम कौन डिफाइन करता है इन फोर्स कन्वेक्शन में, तो उसको डिफाइन करता है रेनॉल्ड नंबर। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी क्लैरिटी बन गई होगी कि यहाँ पे हम ग्रेसफ नंबर या फिर रेनॉल्ड नंबर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, रेलाई नंबर की बात क्यों कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जो नंबर्स है ना, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार ये आएंगे, जहां तक आप पढ़ोगे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक अगर आपको फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, एटलीस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन तो कर ले जाओगे। और फॉर्मूला भी बहुत बार आपको भूल जाता है, तो मैं अभी बता देता हूं। जैसे आपका रेनॉल्ड नंबर आप सभी को पता है, ये फॉर्मूला तो सभी को याद रहता होगा कि ये क्या है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स रिटेन करना चाहता है अपने इनिशियल पोजीशन को। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ भी पढ़े होंगे, कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कोई रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो उसका नेचर होता है कि अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या करे, वो रिटेन करे। विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है कि जब हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उनके लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस आता है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों के सिग्निफिकेंस को आप समझने की कोशिश करो। अगर रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होता है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है 1 से, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इनर्शिया फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, ओवरकम कर रही विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो दोनों लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस डेवलप करता है और कहता है कि भाई तुम जिधर जा रहे हो उधर ही जाओ, तुमको हम इंटरमिक्स नहीं होने देंगे। मगर जैसी इनर्शिया फोर्स बढ़ता है, विस्कस फोर्स को डोमिनेट करता है, जो लेयर्स होती हैं उनका इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहां पे रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होता है वहां पे टर्बुलेंट फ्लो बढ़ जाता है, मतलब टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। लेमिनार चाहिए तो रेनॉल्ड नंबर कम चाहिए। अब वो कई केसों पे डिपेंड करता है लेमिनार नंबर की वैल्यू क्या होती है, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। पाइप के लिए क्या है, पाइप के डायमीटर पे भी डिपेंड करता है, उसके रफनेस पे भी डिपेंड करता है। फिर आपका डक्ट है तो अलग होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर ऊपर वाला मतलब इनर्शिया फोर्स डोमिनेट करता है तो चांसेस हैं कि वो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इनर्शिया फोर्स। विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स होता है आपका जो शेयर स्ट्रेस होती है मल्टीप्लाई एरिया। आप सभी को पता है कि जो मास होता है उसको हम लिख सकते हैं रो एल क्यू। आप कहोगे कि हमेशा एल क्यू क्यों होगा भाई, ज्योमेट्री तो अलग अलग हो सकती है। हाँ, इसीलिए तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल देते हैं, बाद में अलग अलग ज्योमेट्री के है इसीलिए। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये एल क्यू है, ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो ये मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास। और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v/t, मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। इसको आप क्या लिख सकते हो, टाउ। आप सभी को पता है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है दैट इज म्यू, विस्कोसिटी आपकी मल्टीप्लाई du/dy होता है आपका। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कह दो कि ये डिफरेंशियल नहीं है भाई, तो ये u/l लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशियल नहीं है, हम पूरी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और पूरे लेंथ भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये v/l हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू v/l मल्टीप्लाई एरिया को भी l² लिख सकते हैं। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो l है डिवाइडेड बाई v, तो हम क्या लिख सकते, सॉरी l डिवाइडेड बाई t, l डिवाइडेड बाई t को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। तो रो एक v पहले से यहाँ पे, एक v इसमें से बना लिया, तो रो v² हो जाएगा, l² ऊपर बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, रो vl हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रो v² lc बाई ये सॉरी रो नहीं है, ये म्यू है, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो दिस इज द म्यू v हो जाएगा। और ये जो v है एक v से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेरी सिंपल। तो हम लिख सकते हैं रो vlc बाई म्यू। यही वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़ते होगे, या बहुत ज्यादा हो जाता होगा तो आप पढ़ लेते होगे vlc बाई न्यू। न्यू क्या है भाई, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, और म्यू की वैल्यू होती है दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। सिंपल, ये सारे फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप समझ भी गए होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर हम ग्रेसॉफ नंबर की बात करें तो ग्रेसॉफ नंबर आपका होता है दैट इज द बॉलेंसी फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ बॉलेंसी डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। फोर्स ऑफ बॉलेंसी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगेन सिंपल फॉर्मूला होता है जो आप फाइंड आउट करते हो, कितना मास उसने रिप्लेस किया है।
तो डेंसिटी कितना है उसका, वॉल्यूम कितना गया है, और जी यही होता है। विस्कस फोर्स को ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है कि विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है म्यू वी एल, तो हम इसको कर देते हैं म्यू वी एल। ये हो जाता है आपका ग्रासॉफ नंबर। अब आप कहोगे कि हमने के टर्म्स में पढ़ा हुआ है, बीटा के टर्म्स में पढ़ा हुआ है, बीटा के टर्म्स में पढ़ा हुआ है, तो बीटा इक्वल टू 1/k होता है। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप समझ लो यहाँ पे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब देखो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो डेंसिटी डिफरेंस है उसके वजह से बॉयलेंसी आएगा, जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम होगा, मॉलिक्यूलर मूव करेंगे तो अपने साथ हीट कैरी करेंगे, तो उसे हम कहते हैं फ्री कन्वेक्शन। अब जितना ज्यादा बॉयलेंसी होगा उतना ही ग्रासॉफ नंबर डोमिनेट करेगा, या तो हम इस तरीके से कहें ग्रासॉफ नंबर जितना ज्यादा होगा मतलब बॉयलेंसी फोर्स उतना ज्यादा होगा। बॉयलेंसी फोर्स ज्यादा चाहिए, डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा चाहिए, डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। वेरी सिंपल इज दैट। तो जहां पे जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वहां पे आपका ग्रासॉफ नंबर डोमिनेट करेगा और वहां पे फ्री कन्वेक्शन भी डोमिनेट करेगा, या फिर कह सकते हो हीट ट्रांसफर थ्रू फ्री कन्वेक्शन भी डोमिनेट करेगा। अगर विस्कस फोर्स डोमिनेट करता है मतलब ग्रासॉफ नंबर कम हो जाएगा, या ग्रासॉफ नंबर कम होता है मतलब विस्कस फोर्स डोमिनेट करेगा और वहां पे हीट ट्रांसफर भी आपका कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ कुछ कम ज्यादा करके कि अगर ये ज्यादा हुआ तो वो क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम जिसकी बात कर रहे हैं टर्बुलेंट लेमिनार, वो क्या होता है। सिगरेट आप लोगों ने पिया नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा, वैसे टेस्ट तो कर ही लेते हो, इंजीनियर हो। तो ये देखो आप, ये आपका है यहां से यहां तक जो हुआ है, देखो जो स्टीम लाइन जो मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है उसी में जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं लैमिनार। और यहां से भाई साहब अपना अपना रास्ता इन्होंने चूज कर लिया कि भाई हो गया मेरा, अब मेरा रास्ता तुमसे अलग है, बहुत दिन हो गए रिलेशनशिप के, अब रिलेशनशिप को करते हैं ब्रेक, ठीक है। तो ये कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं सारे, तो इसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डायमेंशनलेस नंबर रेलेवेंट टू द ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। अब ये ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। आप सोच रहे होगे कि हम अचानक से कन्वेक्शन से कंडक्शन में कैसे आ गए। भाई आ गए, बस ये भी डायमेंशनलेस नंबर है, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, इसलिए आ गए। तो दो नंबर बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो आप लोगों ने पढ़ा है बायोट नंबर और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है फोरियर नंबर। ये दोनों बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, या जिसे हम कहते हैं अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। एक तो होता है स्टडी स्टेट कि जितनी हीट आ रही है उतनी जा रही है, टाइम के हिसाब से कोई वेरिएशन नहीं है वहां पे, बट अनस्टडी में या फिर ट्रांजिएंट में टाइम के हिसाब से वेरिएशन होता है। अब यहाँ पे दो नंबर इन्वॉल्व हैं, ये दोनों बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, तो इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूंकि फोरियर आया है ऑप्शन यहाँ पे, ब्रैटन नंबर तो सॉरी ये आपका बायोट नंबर तो है नहीं, तो फोरियर वाला सही है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो फोरियर नंबर होता है इसको हम लिखते हैं अल्फा टी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर आया कहां से और ये दिखाता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है क्या। अब यहाँ पे जो अल्फा आपको नजर आ रहा है, अल्फा होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसे हम कहते हैं, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं हीट कंडक्शन बट हीट स्टोर्ड हम कहते हैं। तो हीट कितना कंडक्ट हो रहा है और हीट कितना स्टोर्ड हो रहा है। या तो इसका फॉर्मूला भी है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज के इक्वल टू रो सीपी, वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसको हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब आपका जो फोरियर नंबर बन जाएगा, दैट इज इसको जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो के तो ऊपर रहेगा, ये बाकी नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के टी डिवाइडेड बाई रो सी पी एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। क्या करना है, यहाँ पे के रख लो आप, एक एल स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी को हम नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आप रो सी पी, ये है एल स्क्वायर बाई टी, वेरी सिंपल। यहां पे आप देखोगे जब एल स्क्वायर का आपने मल्टीप्लाई किया, ये एल स्क्वायर तो पहले से है, तो आप कहोगे कि एक एल तो बढ़ेगा, तो ठीक है एक एल यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। आप कहोगे एक एल तो और बचा हुआ है, तो चलो एक एल को नीचे कर लेते हैं, मतलब यहाँ वाले को ऊपर ले आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 1/l हो जाएगा। तो अब इसको आप क्या, अब इसको आप डिकोड कर पा रहे हो, देखो ये क्या ऊपर वाला, रेट ऑफ हीट कंडक्शन पर यूनिट लेंथ, ये ऊपर वाला क्या है भाई, ये एरिया बन गया आपका, ये एरिया, ये 1/l, यही तो फॉर्मूला लिखते हो आप, के ए डी टी बाई डी एक्स, यही तो फॉर्मूला लिखते हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कर दो दोनों साइड, डी टी डिवाइडेड बाई डी टी का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा रेट ऑफ हीट कंडक्शन पर यूनिट लेंथ बन जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा आपका, दैट इज द हीट स्टोर्ड, या फिर से हम कहते हैं रेट ऑफ हीट स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। रेट ऑफ हीट स्टोर्ड
पर यूनिट वॉल्यूम, ये एल स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, एल क्यूब बन जाएगा, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट स्टोर्ड। तो ये सिंपल हम कह सकते हैं कि जो आपका ये फोरियर नंबर होता है दैट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट कंडक्शन पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीट स्टोर। तो ये आपको क्या दिखाता है कि कितना हीट कंडक्ट हो रहा है और कितना हीट रिस्टोर हो रहा है। अगर ये फोरियर नंबर ज्यादा होता है इसका मतलब क्या होगा कि कंडक्शन बढ़ रहा है, कंडक्शन बढ़ेगा तो रेट ऑफ कंडक्शन बढ़ेगा, तभी तो फोरियर नंबर ज्यादा होगा। अगर फोरियर नंबर कम होगा इसका मतलब क्या है कि मटेरियल कंडक्शन से ज्यादा हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके बायोट नंबर का भी। बायोट नंबर के बारे में बहुत बार आपसे पूछा जाता है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बायोट नंबर बेसिकली क्या होता है, बायोट नंबर होता है कन्वेक्शन फ्रॉम बॉडी, हीट कन्वेक्शन फ्रॉम बॉडी डिवाइडेड बाई हीट कंडक्शन फ्रॉम द बॉडी, या हीट कंडक्शन थ्रू बॉडी, फ्रॉम बॉडी नहीं थ्रू बॉडी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एच डेल्टा टी लिख सकते हो कि हीट कन्वेक्शन है। इसको आप क्या लिख सकते हो, के डेल्टा टी बाई एल लिख सकते हो, या टी बाई डेल्टा टी बाई एल लिख सकते हो इसको। ये के सॉलिड का है, यहाँ पे जनरली सॉलिड का भी होता है तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर टी से टी हम कैंसिल आउट कर दें और इसको हम लिख सकते हैं एच एल बाई के सॉलिड। यही वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एच एल बाई के सॉलिड। तो ये होता है आपका बायोट नंबर। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके पढ़ें, जैसे ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा कि हीट कंडक्शन डिवाइडेड बाय द हीट कन्वेक्शन डिवाइडेड बाय द हीट कंडक्शन। तो इसको कभी कभी ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे आप कर सकते हो ना, इसको आप ले लो एल सी बाई के और इसको 1/h लिख सकते हो, सेम फॉर्मूला है, इसी को हम लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये एल सी बाई के आपको नजर आ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्शन, ये क्या है, कंडक्शन का रेजिस्टेंस है, और नीचे क्या है, कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस है। तो समटाइम रेशियो में आपको ये भी मिल जाएगा कि कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, जब हीट फ्लो आएगा तो कन्वेक्शन वाला ऊपर रहेगा, जब रेजिस्टेंस आएगा तो कंडक्शन वाला ऊपर रहेगा, और रहना भी चाहिए क्योंकि रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के, तो रहना भी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है, गलती कर देते हैं छोटा छोटा। तो ये बेसिकली 2-3 चीजें होंगी। और जो ट्रांजिएंट होता है उसका आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा है, फॉर्मूला ये वाला पढ़ा है ना आपने, टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बायोट नंबर और फोरियर नंबर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, या तो ई टू द पावर माइनस एच ए डिवाइडेड बाई रो वी सी पी इंटू टाउ, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। और इन्हीं दोनों को मिलकर बायोट नंबर और फोरियर नंबर बनता है। वही सिंप्लीफिकेशन है, बस मैथमेटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फोरियर, दूसरा आपके बायोट नंबर पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन सॉल्विंग द लंप पैरामीटर प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नॉन डायमेंशन नंबर इज यूज्ड। कौन सा यूज किया जाता है भाई, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज बायोट नंबर एंड द फोरियर नंबर। तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ देयर आर नो एक्सटर्नली इंड्यूस्ड फ्लो वेलोसिटी देन द नसेल्ट नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन। नसेल्ट नंबर किस पे डिपेंड करता है भाई, अगर नसेल्ट नंबर की हम बात करें फॉर फ्री कन्वेक्शन तो ये फंक्शन होता है दैट इज द ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर। यहीं पे नसेल्ट नंबर, अगर हम फोर्स कन्वेक्शन की बात करें तो ये रेनॉल्ट नंबर और प्रांटल नंबर का रिलेशन होता है, तो फंक्शन ऑफ प्रांटल नंबर एंड रेनॉल्ट नंबर। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कोई एक्सटर्नल इंड्यूस्ड फ्लो वेलोसिटी नहीं है, मतलब यहां पे कोई भी एक्सटर्नल वेलोसिटी नहीं है, मतलब ये फोर्स कन्वेक्शन नहीं है। कैसा कन्वेक्शन है, फ्री कन्वेक्शन है। तो किस पे डिपेंड करेगा ये, आपके प्रांटल नंबर पे एंड ग्राशॉफ नंबर पे। तो यहां पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है डज नॉट डिपेंड, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये रेनॉल्ट नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पाइप लेमिनार फ्लो अकर व्हेन द रेनॉल्ट नंबर इज लेस देन 2000। पाइप के लिए है, यहाँ पे बेसिकली मैंने वो मेंशन कर दिया, ये डाटा एक्सपेरिमेंटल होता है। तो पाइप के लिए 0 to A होता है, रेनॉल्ट नंबर ट्रांजिशन में रहेगा, तो 2000 to 4000, 4000 जो ऊपर तो टर्बुलेंट हो जाएगा। ये होता है आपका फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होता है, पाइप के लिए थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उधर दोनों साइड से रेजिस्टेंस लग रहा होता है आपको। एक ऊपर वाली लेयर भी नो स्लिप जोन में चली जाती है, नीचे वाली भी नो स्लिप जोन में चली जाती है। क्यों चली जाती है भाई, क्योंकि वहां पे जो सॉलिड का मटेरियल होता है वो जो फ्लूइड के मटेरियल को पकड़ के बैठ जाता है, वो उसको मूव करने नहीं देता, स्टेशनरी बना देता है। तो वो अपने अगले वाले की वेलोसिटी कम कर देता है, वो अपने अगले वाली कर देता है, जो कि आपके जो फ्लैट प्लेट है इसमें नहीं होता है।
तो यहाँ के लिए आपका ऑप्शन है ये दोनों डाटा आप याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द डायमेंशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विच गिव द मेजर ऑफ रेशियो टू द हीट ट्रांसफर रेट टू द रेट एट विच द हीट वुड बी कंडक्टेड विदिन द फ्लूइड अंडर द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नोन एज, उसे हम कहते हैं नसेल्ट नंबर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है आपका नसेल्ट नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है, नसेल्ट नंबर इक्वल टू क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन डिवाइडेड बाय द हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन। तो Q कंडक्शन। आप कहोगे कि अभी बायोट नंबर के लिए भी हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, तो ध्यान रहे वहाँ पे जो K था वो सॉलिड के लिए था, ठीक है, वो सॉलिड की एनालिसिस हम कर रहे थे। यहाँ पे फ्लूइड की एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब ये हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं K मल्टीप्लाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पे जो K है दैट इज फॉर फ्लूइड, यहाँ पे जो K है ये देखो ना, हीट कंडक्शन विद इन द फ्लूइड, तो यहाँ पे फ्लूइड की हम कंडक्टिविटी लेंगे, वहाँ पे हम सॉलिड की कंडक्टिविटी लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके बायोट नंबर और नेसेल्ट नंबर में। तो यहाँ पे आपको, हाँ मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो बायोट नंबर आपके सॉलिड में काम करता है वो नेसेल्ट नंबर आपका लिक्विड में काम करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हो कि रेसिप्रोकल हैं, एक फ्लूइड के लिए है एक सॉलिड के लिए है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं HLC/KF। अगेन ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, तो सिंपल फॉर्मूला है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, डिराइव करते हैं। अब आप इसको देखो, अगर नसेल्ट नंबर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब होगा कि हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन। अगर कम हो गया, नसेल्ट नंबर कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो ज़्यादा हो गया है एज कंपेरिजन टू कन्वेक्शन, डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कम करेगा। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो डन, और यहाँ पे हो रहा है इनके बीच में कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर से भी कन्वेक्शन हो रहा है, ये सारा कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि मान लीजिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है अभी बढ़िया से, यहाँ पे खूब कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन ज्यादा हो रहा है, कंडक्शन बहुत कम हो रहा है इन बिटवीन द फ्लूइड। अब क्या हुआ, सडनली ये क्या हुआ, धीरे धीरे फ्रीज होना स्टार्ट हो गए। सपोज कर लीजिए कि ये पानी था और धीरे धीरे आइस बनना स्टार्ट हो गया, मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा वो क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा है कि मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा भाई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डोमिनेट कौन करना शुरू कर देगा, कंडक्शन करना शुरू कर देगा एज कंपेरिजन टू आपके कन्वेक्शन के। तो यही चीज होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे स्टडी फ्लो मतलब एनर्जी जितना यहाँ से जाएगी उतना तो निकलेगी ही, ऐसा तो नहीं कि ये इक्विलिब्रियम को ही ब्रेक कर देंगे भाई यहाँ से एनर्जी ज्यादा जा रही है और बाहर नहीं जा रही है वो, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है आपके नसेल्ट नंबर की वो हो सकती है 1 की, जितना यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है उतना ही वहां से कन्वेक्शन हो गया, सब काम खत्म हो गया, जितना कंडक्शन से एनर्जी आई उतना कन्वेक्शन से एनर्जी बाहर निकल गई, क्योंकि अल्टीमेटली जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो कन्वेक्शन के थ्रू ही निकलेगी। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू नसेल्ट नंबर की 1 हो सकती है उस केस में जब कन्वेक्शन कंडक्शन के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये क्वेश्चन आप देख पाओगे गेट एग्जाम में भी आपके पूछा गया है और आपके जीपीएससी एग्जाम 2017 एआरटीओ के एग्जाम में पूछा गया है। तो देख रहे हो कि आप ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं बिना डाटा को चेंज किए हुए। अगर आपने एक बार सॉल्व किए तो सीधा आपको टिक मार्क करके आगे निकलना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ईएस के क्वेश्चन और गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। The ratio of the laminar hydrodynamic boundary layer thickness to the thermal boundary layer thickness of the flow up to fluid P and Q on a flat plate are 1/2 and 2 respectively। दोनों के लिए दिया गया है, दो फ्लूइड है बेसिकली। अब डिफरेंट फ्लूइड रहेंगे, डिफरेंट फ्लूइड की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, तो वैल्यू तो चेंज होगी, ठीक है। द रेलेवेंट नंबर बेस्ड ऑन द प्लेट लेंथ ऑफ द बोथ द फ्लूइड, प्लेट लेंथ के हिसाब से, पूरी प्लेट लेंथ के हिसाब से दे रखा है इन्होंने 10⁴ आपसे पूछा है कि अगर प्रेंटल नंबर और नसेल्ट नंबर P का आपको पता हो तो आप Q का मुझे प्रेंटल नंबर और नसेल्ट नंबर रिस्पेक्टिवली बताइए। तो आपको डेटा दिया गया है, सबसे पहले तो आपको रेशियो दिया गया है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर का, दोनों फ्लूइड के लिए दिया गया है। P के लिए आपको कितना दिया गया है, दैट इज 1/2, और यही चीज डेल्टा बाई डेल्टा T आपका Q के लिए कितना दिया गया है, Q के लिए दिया गया है आपको 2, ठीक है। यहां से प्रेंटल नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। आप सभी को पता है कि प्रेंटल नंबर जो होता है, प्रेंटल नंबर 1/3 इक्वल टू हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर डिवाइडेड बाय द थर्मल बाउंड्री लेयर।
यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखा है आपके बाउंड्री लेयर, इन दोनों की वैल्यू दे रखा है 2, तो प्रेंटल नंबर की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, इधर क्यूब हो जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा दैट इज 8। तो एक वैल्यू तो आपको पता चल गई। पहली वैल्यू क्या पूछा था आपसे, प्रेंटल नंबर पूछा था, वो आपने पता कर लिया। अब नेसेल्ट नंबर आप देख लो, यहाँ पे नेसेल्ट नंबर किसके लिए पूछ रखा है, यहाँ पे जो केस दिया है वो प्लेट का केस दिया हुआ, ठीक है। तो अलग अलग पाइप के लिए अलग होता है फॉर्मूला, प्लेट के लिए अलग होता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। देखिए जो आपका नेसेल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है प्लेट के लिए अगर हम बात करें तो 0.664 आपका रेनॉल्ट नंबर होता है, रेनॉल्ट नंबर के 1/2 होता है, मल्टीप्लाई प्रेंटल नंबर होता है, उसके पावर 1/3 होता है। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका फ्लैट प्लेट लेमिनार फ्लो। अब आप कहोगे कि लेमिनार फ्लो क्यों हमने लिया है, क्योंकि ये देखो 10⁴ हैं, तो इससे कम पे भी क्या होंगे, ये लेमिनार ही होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने कंडीशन डिस्कस किया था कि फ्लैट प्लेट के लिए अगर हम बात करें तो 10⁵ से ज़्यादा होना चाहिए, 5 × 10⁵ से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब क्या करना है, हमको बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, हमको सारी वैल्यू पता ही है। तो ये 0.664 हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 10⁴ होल के पावर 1/2 अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। और यहाँ पे 8 था, अगेन 2 बन जाएगा, ये कितना बन गया 100 बन गया, तो ये हो जाएगा आपका 200 0.664। इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और 6 नंबर पे आपको लगा देना है, 1 2 0 भी लगा देना है, तो ये हो जाएगा 132.8 के आसपास। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज 8 एंड 140 दिया गया है, तो इसके अराउंड आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इन फ्री कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इज गवर्न्ड बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ। एक चीज ध्यान रखना आप, यहाँ पे मैं पहले भी कह रहा हूं फिर भी कह रहा हूं, कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे और यहाँ पे ग्रेसफ नंबर मार देंगे कि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि फ्री कन्वेक्शन में जो रेजीम होती है, जो फ्लो रेजीम होती है, उसको ग्रेसफ नंबर डिफाइन करता है। बट ध्यान रखना यहाँ पे हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है, मतलब नसेल्ट नंबर की बात कर रहा है, और नसेल्ट नंबर का जो रिलेशन होता है फॉर फ्री कन्वेक्शन वो रिलेटेड होता है, या फिर नसेल्ट नंबर जो फंक्शन होता है आपका फ्री कन्वेक्शन का, इससे पहले मैंने आपको कहा ग्रेसफ नंबर का फंक्शन होता है और प्रेंटल नंबर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया डी। ग्रेसफ नंबर को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रेंटल नंबर क्या होता है भाई, तो प्रेंटल नंबर क्या हो जाएगा, प्रेंटल नंबर होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी न्यू डिवाइडेड बाय द हीट डिफ्यूजिविटी अल्फा। अब इन दोनों की वैल्यू हम लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू बाई रो डिवाइडेड बाय अल्फा क्या हो जाता है के बाई रो सी पी। वेरी सिंपल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इसे कह सकते हैं म्यू सी पी बाई के। ये दोनों चीजें आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती हैं, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये दोनों का रिलेशन बताता है कि कहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर प्रेंटल नंबर आपका 1 होता है तो ये क्या हो जाएंगे, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस हो जाएंगी ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, मतलब 1 हो जाएगा। अगर प्रेंटल नंबर ज़्यादा होता है इसका मतलब प्रेंटल नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ा होगी, मतलब जो हाइड्रोडायनेमिक थिकनेस होगी बाउंड्री लेयर की वो ज़्यादा होगी। अगर प्रेंटल नंबर कम हुआ इसका मतलब ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो थर्मल बाउंड्री लेयर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेंटल नंबर कम हो जाएगा, मतलब ये डोमिनेट कर रहा है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर पे। तो बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि अब बताओ प्रेंटल नंबर इतना है तो आपकी जो थर्मल बाउंड्री लेयर है और जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है उसमें रिलेशन क्या है। आगे मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नसेल्ट नंबर डिवाइडेड बाय द रेनॉल्ट नंबर मल्टीप्लाई द प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू। नसेल्ट नंबर को अगर रेनॉल्ट और प्रेंटल नंबर से आप डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलता है स्टैंटन नंबर। ये भी एक तरह का नंबर है बेसिकली, ये जो होता है आपका जो कॉफिशिएंट होता है ना उसको फाइंड आउट करने काम आता है। हीट एंड मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट दोनों जगह हम स्टैंटन नंबर का यूज करते हैं। तो स्टैंटन नंबर एस टी से हम शो करते हैं। स्टैंटन नंबर इक्वल टू होता है एच, मतलब हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन डिवाइडेड बाय रो वी सी पी इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका नसेल्ट नंबर इन रिलेशन ऑफ रेनॉल्ट नंबर एंड प्रेंटल नंबर। तो ये बेसिकली आपके स्टैंटन नंबर की वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये दोनों केस में हम इसे फाइंड आउट करते हैं। स्टैंटन नंबर मास ट्रांसफर में भी सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं, हीट ट्रांसफर के लिए भी हम यूज करते हैं, फोर्स कन्वेक्शन में बेसिकली।
तो चूंकि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली ये फोर्स कन्वेक्शन में डोमिनेट करता है। तो ये फाइंड आउट करते हैं हम इससे कॉफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द स्टैंटन नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द थिकनेस ऑफ द थर्मल एंड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं मतलब प्रांटल नंबर क्या होगा, 1 होगा। इससे पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कॉल्ड बायोट नंबर। पहले हमने डिस्कस किया है। ध्यान रहे यहाँ पे इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, अगर फ्लूइड आ जाता वहां पे फ्लूइड आ जाएगा और फ्लूइड का कन्वेक्शन रहेगा तो वो हो जाएगा नसेल्ट नंबर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर नोन एज द स्टैंटन नंबर इज यूज्ड। इंस्टेंटन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज यूज टू फाइंड द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन द फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे पहले हमने रिलेशन डिस्कस किया जिसमें वो प्रांटल नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द 100 mm डायमीटर स्टीम पाइप प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन द एम्बिएंट ऑफ 30 डिग्री। If the Nusselt number is 25, thermal conductivity of air is given to you, then the heat transfer coefficient, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H फाइंड आउट करना है। Nusselt नंबर की वैल्यू होती है दैट इज HD/K। वेरी सिंपल, यही फॉर्मूला आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सारी वैल्यू आपको दिया गया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द आंसर। क्या दिया गया है आपको, Nusselt नंबर दे दिया गया है 25, H की वैल्यू आपसे पूछा गया है, पाइप का डायमीटर दे दिया गया है 0.1 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। H की भी वैल्यू दे दिया गया आपको 0.03। ठीक है, ये पॉइंट हटा देते हैं दोनों साइड से, तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7.5, तो H का हो जाएगा दैट इज 7.5। तो ये हो जाएगी आपके H की वैल्यू दैट इज 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, वेरी सिंपल इज दैट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, प्रांटल नंबर इज द रेशियो। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रांटल नंबर किसका रेशियो होता है, दैट इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी न्यू बाई अल्फा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रासफ नंबर में बी डिफाइंड, ये भी हमने डिस्कस किया, दैट इज द बॉलेंसी फोर्स डिवाइडेड बाय द विस्कस फोर्स। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पुट करने का मतलब यही है बस कि आप देख पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, गेट में भी पूछा गया है, बाकी सारे स्टेट वालों ने भी रिपीट किया है। Nusselt नंबर इज द फंक्शन ऑफ, Nusselt नंबर किसका फंक्शन होता है, तो Nusselt नंबर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लो है उसके हिसाब से फंक्शन होता है, बट स्टिल यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये फंक्शन है आपके प्रांटल नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर की। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फोर्स कन्वेक्शन द सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्रॉम द हीटेड फ्लैट प्लेट इज द फंक्शन ऑफ। फोर्स कन्वेक्शन है, हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मतलब Nusselt नंबर की ये बात कर रहे हैं, Nusselt नंबर से फाइंड आउट करेंगे तो किसका फंक्शन होता है वो, दैट इज द रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलरेडी मैंने बताया फ्री कन्वेक्शन के लिए ग्रासफ फ्रंटल होगा और बाकी फोर्स के लिए रेनॉल्ड्स और प्रांटल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच नंबर हैज सिग्निफिकेंट रोल इन द फोर्स कन्वेक्शन। इनमें से कौन सा नंबर है, तो वो है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। इसी का सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि जैसे ही इनर्शिया फोर्स बढ़ेगा वो हमारा फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द Nusselt नंबर इज 1। मैंने बताया था Nusselt नंबर इज द रेशियो ऑफ कन्वेक्शन डिवाइडेड बाय द कंडक्शन। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, पूरा हीट ट्रांसफर कंडक्शन से हो सकता है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल, दैट इज 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रांटल नंबर ऑफ द गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज गिवन टू यू 10⁵ पास्कल। कैनेमेटिक विस्कोसिटी आपको दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आल्सो गिवन टू यू, थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो गिवन टू यू। सारी कुछ चीजें आपको दिया गया है, गैस कांस्टेंट भी दिया गया है, आपसे पूछा गया है प्रांटल नंबर बताइए। तो प्रांटल नंबर को हम सभी को फॉर्मूला पता है, क्या हो जाता है, दैट इज म्यू Cp/K। म्यू Cp/K होता है प्रांटल नंबर। अब क्या करें हम, यहाँ पे सारी वैल्यू दिया गया है, Cp की वैल्यू दिया गया है, K की दिया गया है, म्यू की जो वैल्यू है दैट इज द डायनेमिक विस्कोसिटी
और यहां पे आपको जो वैल्यू दिया गया है दैट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू द डेंसिटी। तो आपको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इस प्रेशर टेम्परेचर पे डेंसिटी, इसीलिए बाकी सारा डाटा दिया गया है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है PV इक्वल टू MRT ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा P इक्वल टू रो आर टी। वेरी सिंपल, रो आपको फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई RT। सारी वैल्यू दिया गया है, रो इक्वल टू P आपको दिया गया है कितना 10⁵ पास्कल, R की वैल्यू इज गिवन टू यू दैट इज 300 एंड आपके T की वैल्यू दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। यहां से आप जब रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो ये कुछ आपको आ जाएगा 1.11 के आसपास आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लो, देख भी लो आप, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो यही तो आएगा 1.11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिल गई डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, ये आपको डेंसिटी मिल गई केजी पर मीटर क्यूब में। अब डेंसिटी आपको पता चल गई है, डेंसिटी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी वैल्यू हमको पता चल गई हैं। डेंसिटी है 1.11 मल्टीप्लाई ये वैल्यू दे रखा है 1.8 10⁻⁵। Cp की वैल्यू इज गिवन टू यू दैट इज 700 एंड K इज आल्सो गिवन टू यू दैट इज 0.02, ठीक है। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जैसे इसकी हम बात करें तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.02 है तो यहां से भी एक हटा देते हैं तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बचा रहेगा तो एक इसको पॉइंट लगा देते हैं, बाकी ये 1 के आसपास है, ये 0.1 के आसपास है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रांटल नंबर आप फाइंड आउट करोगे तो ये कुछ 0.725 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सिंपल क्वेश्चन था बट कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना था, बहुत बड़ा चीज है नहीं। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द लेविस नंबर विच मेजर द रिलेटिव थर्मल एंड द कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एट। क्या डिफाइन करते हैं इसको, LE से डिफाइन करते हैं, और ये होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय द मास डिफ्यूजिविटी। TD लिख देता हूं थर्मल डिफ्यूजिविटी को, MD लिख देता हूं मास डिफ्यूजिविटी को। ये नंबर के टर्म में पूछा है तो LE को कहते हैं हम स्मिथ नंबर डिवाइडेड बाय द प्रांटल नंबर, ठीक है। अब आपको प्रांटल नंबर पता ही है, प्रांटल नंबर होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय द थर्मल डिफ्यूजिविटी। उसी तरीके से स्मिथ नंबर की वैल्यू भी वही होती है आपकी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय द थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब आप कहोगे फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम हीट ट्रांसफर का फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे प्रांटल नंबर का यूज करते हैं। प्रांटल नंबर का रोल मास ट्रांसफर के केस में स्मिथ नंबर प्ले करता है, बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। मास ट्रांसफर कंसीडर करेंगे तो दैट इज स्मिथ नंबर, और हीट ट्रांसफर कंसीडर करेंगे तो देयर इज द प्रांटल नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ द मर्करी एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे प्रॉपर्टी दिया गया है, डेंसिटी इज गिवन टू यू, स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू यू, डायनेमिक विस्कोसिटी इज गिवन टू यू एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन टू यू। तो आपको बताना है प्रांटल नंबर बताओ 300 केल्विन पे। तो यहाँ पे तो सब कुछ दिया गया है ना यार, डायनेमिक विस्कोसिटी हमको चाहिए थी, इससे पहले वाले में काइनेमेटिक दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ा था। यहाँ पे डायनेमिक दिया गया है तो म्यू Cp बाई K, सारी वैल्यू बस हमको सब्स्टिट्यूट ही करनी है। तो म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, म्यू इज गिवन टू यू दैट इज 0.1 0.1523 10⁻⁻²। Cp is also given to you 393 is given and K is also given to you, K is that is 8.54। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी A 0.0248। देख के भी लग रहा है ना यार कि नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू भी कम है, ऊपर से -2 भी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैमिनार फ्लो एयर प्रांटल नंबर इज गिवन टू यू। आपसे पूछा है रेशियो बताना है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस टू द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस का। तो आप सभी को पता है प्रांटल नंबर रिलेशन हमने इससे पहले फाइंड आउट भी किया था। अगर ये पूरी वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि ST मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस इज मोर देन द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है। अगर ये 1 से कम है तो ये होगा, अगर ये 1 से ज़्यादा है मतलब ये होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थर्मल बाउंड्री लेयर से ज़्यादा होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, प्रांटल नंबर 1 हो जाएगा। मतलब प्रांटल नंबर अगर 1 होता है मतलब
आपकी जो थर्मल बाउंड्री लेयर है और आपके जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस है, दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये रिलेशन आप याद रखना, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछता है आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फॉर हाइड्रोडायनेमिकली एंड थर्मली फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप ऑफ द constant cross section, the Nusselt number at the constant heat flux and the constant wall temperature are related to। दो चीजें आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे दो टर्म आया है, एक तो आया है आपका हीट फ्लक्स कांस्टेंट है, दूसरा है आपका टेम्परेचर, वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीज क्या होता है, बेसिकली जब आप एनालिसिस कर रहे होगे तो आपके प्लेट, जिस प्लेट पे ये फ्लो कर रहा है, उस पर दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो उस प्लेट का टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट रह रहा हो, वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा हो, जैसे कि क्या हो रहा हो, वहां पे इवापोरेशन हो रहा हो, कंडेंसेशन हो रहा है, इस टाइप की चीजें हो रही हो। या फिर दूसरा होगा कि वहां पे आपने कोई हीटर उटर ऐड कर दिया जो कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई कर रहा हो, मतलब हीट फ्लक्स जो जनरेट हो रहा हो वो कांस्टेंट हो रहा है। इन दो केस में हम बेसिकली नसेल्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कंडीशन दिया गया आपको सर्कुलर पाइप का, और पूछ रहा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली ये वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की जा चुकी है। जैसे जो नसेल्ट नंबर होता है, अगर हम नसेल्ट नंबर हीट फ्लक्स की बात करें तो हीट फ्लक्स के केस में ये होता है, इसकी वैल्यू 4.36 के आसपास। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में बात करें तो ये 3.66 होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हीट फ्लक्स वाली वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। उसी तरीके से ये तो हमने पाइप की बात कर लिया। पाइप के अलावा अगर हम फ्लैट प्लेट की बात करें तो वहाँ पे भी जो कांस्टेंट होता है हीट फ्लक्स, उस केस में ये वैल्यू ज़्यादा होती है 4% के आसपास आपके कांस्टेंट टेम्परेचर के केस से। तो ये भी ध्यान रखना, दोनों के केस में ज़्यादा होती है। तो कहीं पे भी चाहे फ्लैट प्लेट का है या फिर पाइप का है, दोनों के केस में जो आपका हीट फ्लक्स होगा, कांस्टेंट हीट फ्लक्स के केस में जो नसेल्ट नंबर की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ फ्लूइड फ्लोइंग ओवर द फ्लैट प्लेट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है, जैसे विस्कोसिटी दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी दिया है। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज मेजर्ड टू बी 0.5। तो आपसे पूछा है कि द थर्मल पूछा है थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर। अगेन प्रेंटल नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपको। तो हम सभी को पता है कि क्या होता है थर्मल हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर जो कि हाइड्रोडायनेमिक आपको दिया गया है। तो ये हो जाएगा प्रेंटल नंबर 1/3। अब सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे प्रेंटल नंबर क्या होता है, प्रेंटल नंबर होता है म्यू CP बाई के। म्यू की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है म्यू की वैल्यू, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। और ये दिया गया है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 2, ये हो जाएगा 10⁻3, क्योंकि किलो जूल में है, यूनिट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और नीचे आपको दिया गया है 0.05, ये के है। तो ये देखो आप, ये से ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अगेन 3 बचा हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे मतलब बाउंड्री लेयर की, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस दिया है 0.5, मतलब थर्मल की भी कितना हो जाएगी 0.5। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगेन प्रेंटल नंबर आपको दिया गया है 6, प्रेंटल नंबर 1 से ज्यादा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशनशिप आपको बताना है, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ द फ्लूइड ओवर द हीटेड प्लेट, द फ्लोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टी आर गिवन टू यू। विस्कोसिटी दिया गया है, यहाँ पे यूनिट से आप कंफ्यूज मत हो जाना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है वो, पास्कल दे रखा है, दैट इज नॉट अ मैटर। स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर इज 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन टू यू। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द प्लेट इज 1 mm। हाइड्रोडायनेमिक दे रखा है, मतलब ये आपको दे दिया है 1। तो आपसे पूछा है थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा। अगेन आपको प्रेंटल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रेंटल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको विस्कोसिटी दिया गया है, कितना दिया गया है 0.001, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो ये हो गया म्यू। CP कितना दिया गया है आपको, CP दिया गया है 1000, ठीक है, वेरी सिंपल। CP दिया गया है 1000 और आपको दिया गया है K की वैल्यू 1। ये तो सिंपल ही दिख रहा है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1 mm। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका C। तो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बस आपको डरना नहीं है। एक बार फॉर्मूला पता होगा तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, फंडामेंटल पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।